ब्रह्मांड में अनगिनत तारे मौजूद हैं और इसकी सारी लाइट का प्राइमरी सोर्स ये तारे ही हैं। जब ये सारे आपस में मिल जाते हैं तो आकाश गंगाओं का निर्माण होता है। इनके केंद्र में एक बहुत ही विशाल ब्लैक होल मौजूद होता है जिसे सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। और इसी की ग्रेविटी के जरिए गैलेक्सी के इतने सारे तारे आपस में गुरुत्वाकर्षण से बंधे रहते हैं। इन सभी तारों को एक पर्टिकुलर शेप में बांधे रखने में डार्क मैटर का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के बीच में जो ब्लैक होल मौजूद है उसका नाम है सजिटेरियस ए और उसका द्रव्यमान सूर्य से 4 मिलियन गुना ज्यादा है। 12 मई 2022 को इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप के जरिए वैज्ञानिकों ने इस ब्लैक होल की अक्रीशन डिस्क की एक तस्वीर ली थी, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह दूसरी बार है जब वैज्ञानिकों ने किसी ब्लैक होल की एक डायरेक्ट तस्वीर ली हो। सबसे पहले 2019 में वैज्ञानिकों ने मैसियर 87 नाम की एक गैलेक्सी के बीच में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल की तस्वीर ली थी। ये पहली बार था जब इंसान ब्रह्मांड के दानव को डायरेक्टली इमेज में कैप्चर कर पाए थे। यह दरअसल किसी एक टेलीस्कोपिक कैमरे से नहीं ली गई थी, बल्कि इसके लिए दुनिया भर में टेलीस्कोप का एक जाल बिछाया गया था। इन सभी से डेटा कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को कंबाइन किया गया और तब ब्लैक होल की इस इमेज को प्रोड्यूस किया गया। खैर, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे भयानक ऑब्जेक्ट होते हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण फिजिकल चीजों को ही नहीं बल्कि समय तक को मोड़ देता है। अगर आप एक ब्लैक होल के आसपास मौजूद हैं तो आपके लिए बाकी दुनिया के मुकाबले समय काफी कम रफ्तार से बीतेगा। वहीं अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं तो समय आपके लिए रुक जाएगा। वैसे ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। अगर आप एक ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाते हैं तो वह आपके अंदर मौजूद सभी पार्टिकल्स को खींचकर आपकी चाउमीन बना देगा। और मैं ऐसा मजाक में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सच में ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फील्ड में आने के बाद ऐसा ही होता है। इस प्रोसेस को वैज्ञानिक बोलते हैं स्पैगेटिफिकेशन। जिस वीडियो को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वह एक तारे और ब्लैक होल का है। इसे नासा की टेस सैटेलाइट ने कैप्चर किया था। इस वीडियो में आप यह क्लियर रूप से देख सकते हैं कि कैसे यह ब्लैक होल तारे को अपने अंदर निगल रहा है। तारे बहुत ही ज्यादा विशाल होते हैं, लेकिन फिर भी यह ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के सामने बिल्कुल एक सॉफ्ट टॉय जैसे हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में कुछ ऐसा ही मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में भी कैप्चर किया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब वैज्ञानिक मिल्की वे के केंद्र में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल को एक विशाल ऑब्जेक्ट को खाते हुए ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। असल में यह सुपरमैसिव ब्लैक होल X7 नाम के एक डस्ट क्लाउड को अपने अंदर खींच रहा है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, इस क्लाउड के साथ भी इस स्पैगेटिफिकेशन हो रहा है। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दें कि अंतरिक्ष में सिर्फ तारे और आकाशगंगा ही नहीं मौजूद होती, बल्कि इससे भी भारी मात्रा में बादल मौजूद होते हैं। जिस तरह हमारी पृथ्वी पर ज्यादातर बादल भाप के बने होते हैं, वैसे ही अंतरिक्ष में मौजूद बादल हाइड्रोजन गैस के होते हैं। हाइड्रोजन के साथ साथ इनमें काफी भारी मात्रा में धूल भी मौजूद होती है। इन्हीं क्लाउड के जरिए तारों का निर्माण होता है। जिस क्लाउड को वैज्ञानिक मिल्की वे के सेंटर में ऑब्जर्व कर रहे हैं वो भी ऐसा ही धूल से बना एक बादल है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि ऑब्जर्वेशन करने के बाद बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह सुपरमैसिव ब्लैक होल इस बादल को खींचकर फाड़ रहा हो। यह डस्ट क्लाउड बहुत पहले से इस सुपरमैसिव ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है। रिसर्च से ये पता चलता है कि इस बादल का द्रव्यमान करीब 50 पृथ्वियों के बराबर है, जो सुनने में भले ही कम लगे लेकिन असल में बहुत ज्यादा है। ऐसा हो सकता है कि इस बादल से पहले काफी सारे तारे फॉर्म हो चुके हों और अब यह अपनी लाइफ साइकिल के एंड पर हो। वैज्ञानिकों ने इस बादल को बहुत पहले डिटेक्ट किया था और वह इस पर एक्टिवली पिछले 20 सालों से रिसर्च कर रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर आप उस फोटो को देख सकते हैं जिसमें वैज्ञानिकों ने इस बादल की फोटो अलग अलग सालों में कैप्चर की है। वह इस बादल और सुपरमैसिव ब्लैक होल के रिलेशनशिप पर बहुत पहले से ही नजर रखे हैं, क्योंकि ऐसे नजारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। इस डस्ट क्लाउड को वैज्ञानिक WM कैक ऑब्जर्वेटरी के जरिए स्टडी कर रहे हैं। ये हवाई में मौजूद है और दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल टेलीस्कोप्स में से एक है। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह डस्ट क्लाउड
सुपरमैसिव ब्लैक होल के कांटेक्ट में आने की वजह से अब बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है। ये अपने आप को उस सुपरमैसिव ब्लैक होल के आसपास पूरी तरीके से लपेट चुका है और इसकी लंबाई पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। लेटेस्ट रिसर्च से ये पता चलता है कि अब इसकी लंबाई करीब 3000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की डिस्टेंस का 3000 गुना। यह सुनने में ही इतना ज्यादा भयानक लगता है, तो सोचिए असल में उस ब्लैक होल के आसपास क्या माहौल होगा। X7 डस्ट क्लाउड को गैलेक्टिक सेंटर का चक्कर लगाने में करीब 170 सालों का समय लगता है। जिस तरह से चांद हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी हमारे सूर्य का चक्कर लगाती है, वैसे ही गैलेक्सी में मौजूद ऑलमोस्ट हर एक ऑब्जेक्ट केंद्र में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल का चक्कर लगाता है। गैलेक्सी के केंद्र में सिर्फ सुपरमैसिव ब्लैक होल ही नहीं बल्कि काफी सारे यंग तारे भी मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसे गैलेक्टिक सेंटर कहा जाता है। हमारा सूर्य भी इस गैलेक्टिक सेंटर का एक चक्कर करीब 226 मिलियन सालों में लगा लेता है, यानी करीब 22 करोड़ 60 लाख सालों में। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि यह डस्ट क्लाउड ब्लैक होल के सबसे ज्यादा नजदीक 2036 में आएगा और उसके बाद हम इसे कभी भी इस तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके बाद ये ब्लैक होल के इवेंट हॉराइजन में जाना शुरू हो जाएगा और यह ब्लैक होल का ऐसा एरिया होता है जहां से प्रकाश तक बाहर नहीं आ पाता। ये तो फिर भी एक डस्ट क्लाउड है। धीरे धीरे यह डस्ट क्लाउड ब्लैक होल में चला जाएगा और हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल में गिरता है तो सबसे पहली बार उसका चक्कर लगाता है, जिस तरह से ये डस्ट क्लाउड लगा रहा है। उसके बाद जब कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के अंदर जाने वाला होता है तो उसके पार्टिकल्स की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ने लगती है और वे आपस में टकराने लगते हैं। इसकी वजह से घर्षण प्रोड्यूस होता है और बहुत भारी मात्रा में लाइट और हीट रिलीज होती है। इसे वैज्ञानिक फायरवर्क कहकर बुला रहे हैं, लेकिन आमतौर पर इसे अक्रीशन डिस्क कहा जाता है। जिस ब्लैक होल की तस्वीर को आपने अपनी स्क्रीन पर देखा था, उसमें वह चमकीला पार्ट और कुछ नहीं बल्कि वही पार्टिकल हैं जो ब्लैक होल के अंदर जाने से पहले इसका तेज रफ्तार से चक्कर लगाते हैं। यह डस्ट क्लाउड भी अपने आप को इस अक्रीशन डिस्क में शामिल कर लेगा और ब्लैक होल के इवेंट हॉराइजन में चला जाएगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि ब्लैक होल से जुड़े टाइडल फोर्सेस को हाई रेजोल्यूशन में कैप्चर करने का इससे अच्छा मौका उन्हें शायद ही कभी और देखने को मिले। वैज्ञानिक इस इवेंट को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि इसके जरिए हम ब्लैक होल से जुड़े काफी सारे रहस्यों से पर्दा उठा सकते हैं। इस डस्ट क्लाउड पर स्टडी करके वैज्ञानिक गैलेक्टिक सेंटर की एक्सट्रीम वातावरण पर रिसर्च करना चाहते हैं और ये पता लगाना चाहते हैं कि वहाँ पर माहौल कैसा रहता है। ये किसी भी गैलेक्सी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसके बारे में स्टडी करने से हमें पूरी गैलेक्सी के बारे में काफी इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त होती है। X7 डस्ट क्लाउड अकेला ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो इस सुपरमैसिव ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है। दरअसल यह बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप है जिसे जी ऑब्जेक्ट्स ग्रुप कहा जाता है। ये सभी इस ब्लैक होल का चक्कर काफी ज्यादा नजदीक से लगा रहे हैं और इनकी रफ्तार सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह सुपरमैसिव ब्लैक होल का चक्कर 490 मील प्रति सेकंड यानी करीब 790 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लगा रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा तेज है। इसी रफ्तार की वजह से उनमें घर्षण प्रोड्यूस होता है। जैसे जैसे यह ब्लैक होल के नजदीक बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनकी रफ्तार भी बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा भी आएगा जब इन ऑब्जेक्ट के सारे पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे और प्रकाश की 90% रफ्तार से इस ब्लैक होल का चक्कर लगाने लगेंगे। X7 पर नजर रखने से वैज्ञानिकों को इन बाकी ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी जानकारी मिलेगी और यह पता चलेगा कि आने वाले समय में इन ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या होने वाला है। खैर, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।